नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पेपर डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। लगभग इसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मॉडल पेपर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके बारे में कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है। तो लिखा हुआ इट इंटेंड टू प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर द ऑल इन अर्बन एरियाज बाय द 2020। हाँ, टारगेट आपको 2022 का, 2015 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी आपकी। तो पहला तो सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ इट प्रोवाइड द सेंट्रल असिस्टेंट टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर द प्रोवाइडिंग द हाउस टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज एंड द बेनिफिशरीज। तो ये भी सही है, आंसर बन जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिखा हुआ है द सेंट्रल अर्ज स्टेट एंड द यूटीज टू स्ट्रेटेजाइज the speedy implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana for the rapid urbanization. The union government has said that the more than 1 crore 1 lakh houses has been approved under the Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY। पी में यू भी बोलते हैं अर्बन को, एक आर भी होती है रूरल की, ठीक है ना। टिल डेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोर देन द 70 lakh houses is in various stages and the more than the 41 lakh houses has been completed। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा, आपके अर्बन मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी। सिविल एविएशन के भी यही है भारत में, ठीक है ना, सिविल एविएशन के। अच्छा, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन लॉन्च ऑन द 25 ऑफ जून 2015। ये लिख लेना, पूछा जाता है पेपर में। इंटेंड टू प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर ऑल इन द अर्बन एरियाज बाय द 2022। तो पहला तो सही हो जाता है कि 2022 तक प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ द मिशन प्रोवाइड द सेंट्रल असिस्टेंट टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंट्रल नोडल एजेंसीज फॉर द प्रोवाइडिंग द हाउस टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज बेनिफिशरीज अगेंस्ट द वैलिडेटेड डिमांड ऑफ द हाउसेज फॉर अबाउट द 1.12 करोड़। तो दूसरा भी सही होता है। It has made a mandatory provisions for the female head of the family to be the owner and co-owner of the house under this mission। तो ये महिलाओं के नाम पे आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिशरी उठा सकते हैं, बोल सकते हैं बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अगर महिला क्या होती है आपकी, मुखिया है घर की। द गवर्नमेंट इन्वेजाक्स बिल्डिंग्स अफोर्डेबल पक्का हाउस एंड वाटर फैसिलिटी सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई राउंड द क्लॉक। द स्कीम ओरिजिनली वॉज मेंट टू कवर द पीपल इन द ईडब्ल्यूएस। तो आप जानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बोला जाता है, जिनकी एनुअल इनकम कितनी है आपकी 3 लाख से कम है। और एलआईजी लो इनकम ग्रुप्स आते हैं तो उसमें आपका लगभग 6 लाख से कम है सेक्शन, बट नाउ कवर्स द मिडिल इनकम ग्रुप्स। तो एमआईजी को भी कवर करती है। तो ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, आपका एलआईजी हो गया, लो इनकम ग्रुप हो गया, और उसके साथ साथ अब ये आपका एमआईजी को भी क्या करता है, कवर करता है। तो ये आप याद कर लेना। इसकी लिमिट कितनी, 3 लाख के आसपास है। इसको एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये 6 लाख के आसपास है ये एनुअली आपकी। नेक्स्ट लिखा तो हाउसिंग इन द अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर्स इन्फॉर्म्ड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 1,68,606 न्यू हाउसेज हैज बीन अप्रूव्ड इन द 52nd मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड द मॉनिटरिंग कमेटी अंडर द स्कीम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्टल लॉन्चिंग द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर अभी आपके कौन है? अर्जुन मुंडा। ये खुंटी झारखंड से आते हैं आपके। तो लिखा हुआ श्रम साथी इज द नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल, और दूसरी लिखा हुआ श्रम साथी इज अ ट्रेनिंग मैनुअल फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स टू इंश्योर द प्रोसेस ऑफ द लिवलीहुड माइग्रेशन सेफ एंड द प्रोडक्टिव। तो आंसर जो बनेगा वो बोथ है, फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा, ये वाला गलत है। तो लिखा हुआ है The Minister for the Tribal Affairs Sri Arjun Munda virtually through the video conference launched the support portal at a program held in the Panji, Goa। श्रम शक्ति के बारे में लिखा इट इज़ अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल। तो नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है, तो यहाँ पे जो पहला हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कि उसने बोला करेक्ट बोला हुआ है, इनकरेक्ट बोलता तब नाइदर 1 और नॉट 2 हो जाता, पर करेक्ट बोला हुआ है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस विल एड्रेस द डाटा गैप एंड द एम्पावर द माइग्रेंट वर्कर्स हु जनरली माइग्रेट इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट सर्च के लिए या रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, राज्यों से बाहर। एंड इनकम जनरेशन इट विल ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट फॉर द लिंकिंग द माइग्रेशन पॉपुलेशन विद द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम अंडर द आत्मनिर्भर भारत। द वेरियस डाटा दैट विल बी रिकॉर्डेड विया द श्रम शक्ति इंक्लूड द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लिवलीहुड ऑप्शन, स्किल मैपिंग एंड द माइग्रेशन पैटर्न।
अच्छा सर साथी के बारे में क्या लिखा, इट इज़ अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, इट विल इंश्योर द प्रोसेस ऑफ द लिवलीहुड माइग्रेशन इन द सेफ एंड प्रोडक्टिव। तो मैंने जो बोला था आपका वो सही हो जाता है कि लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ लिवलीहुड माइग्रेशन इन द सेफ एंड प्रोडक्टिव, तो दूसरा भी सही है, यहाँ पे ये गलत कर देना। Tribal migrant workers will be able to demand and access services, rights, and the entitlement related to livelihood and the social security at the village before the migration, as well as after the migration at the destination towns and the cities. Goa is going to be the first destination state of the India to set up the dedicated migration cell to address the diverse issues of the migrant worker. तो याद रखना गोवा पहला बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो इट इज़ मेजर इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ, तो मैं बता दूं इसका आंसर जो बनेगा लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन्स ऑफ द CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। तो पढ़ लेते हैं देखो, क्योंकि आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कार्बन एमिशन के मामले में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के मामले में भारत पहले चौथे नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे आपका चाइना है, सेकंड पे आपका USA, तीसरे पे यूरोपियन यूनियन आता था, पर वो पीछे छोड़ के भारत तीसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है ना। पर कैपिटा के मामले में अगर पर पर्सन देखा जाएगा तो भारत चाइना और USA से काफ़ी पीछे है। फिर भी टारगेट्स ये हैं कि जो आपके देश हैं वो बेहतर करें और अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करें। जैसे कुछ टारगेट्स दे रखे हैं, जैसे चाइना बोल रहा है कि 2060 तक कर सकता है, भारत भी कोशिश करेगा कि 2060 2070 तक क्या करे, अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करे। मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस होगा उतना ही कार्बन आपका क्या कर दे, एमिट कर दे। तो ये थोड़ा दिमाग में, प्रोड्यूस करने का मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उतना सिंक कर दे, सॉरी सिंक कर दे। वो किस तरीके से हो सकता है, तो वो हो सकता है कि आपको फॉरेस्टेशन बहुत बेहतर करना पड़ेगा। आपको ऐसी बोल सकते हैं कि कंपनीज या फिर वो बोल सकते हैं फैक्ट्रीज हैं उन पे बोल सकते हैं कि लगाम लगानी पड़ेगी जहाँ पे कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा होता है सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन इज एन एस्टिमेट इन द मॉनिटरी वैल्यू, इट इज द इकोनॉमिकल डैमेज दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एमिटिंग 1 एडिशनल टन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। अच्छा CO2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी क्या होती है, हीट लॉकिंग एजेंट होता है। वैसे तो ये सही होता है, मैं अगर बता दूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक सही मात्रा में है तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। क्योंकि जो दिन में तापमान होता है, अगर आप जानते हैं कि CO2 ना हो ना, अगर CO2 ना हो तो जो दिन में तापमान अगर आपका मान के चलो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रात को बिल्कुल एकदम से नीचे क्या आ जाएगा, -25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलो आप, जिससे फ्लोरा एंड फाउना का डेवलपमेंट नामुमकिन है, ठीक है ना। जैसे इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, तो जैसा आपका मरकरी है जो बुध है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए वो सबसे गर्म नहीं बोला जाता क्योंकि उसका आगे वाला पोर्शन तो काफ़ी गर्म होता है पर पीछे वाला बिल्कुल ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं है तो गैसेस होंगी नहीं, तो ये काफ़ी दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना। तो CO2 जब होती है हीट लॉकिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, जो टेरिटोरियल रेडिएशन होता है, जैसे रेडिएशन सन के थ्रू होता है, टेरिटोरियल रेडिएशन रात को होता है, तो वो इतना ज़्यादा हीट को क्या नहीं करने देता, आपका फ्लो नहीं करने देता बाहर की तरफ। इसलिए जो रात का टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग आपका 5 डिग्री 10 डिग्री के आसपास ही रुक जाता है। गर्मियों में देखा होगा आपने, ये बढ़ा हुआ रहता है, रात को टेम्परेचर काफ़ी ठीक ठाक होता है गर्मियों के टाइम पे, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो वैसे बेहतर होती, पर अगर ज़्यादा होगी तो हीट लॉक करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है हैज द करेक्ट आंसर इज द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन्स ऑफ द CO2 कमीशन। अब देखो यहाँ पे देखो एमिशन इन द गिवन ईयर, अब ये देखो हाई SCC जो आपका क्या करती है, SCC मतलब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, तो ये ज़्यादा कर रही है, उनके लिए पॉलिसी अलग से बनती है, और जो आपका कम करती है उनके लिए पॉलिसी अलग बनती है। भारत और चाइना इसका विरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो आपके डेवलपिंग नेशन थे, सॉरी डेवलप्ड नेशन थे, उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो हो चुका है, इसलिए वो ये बात करते हैं। जबकि भारत और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज अभी कर रही हैं, तो वो बोलते हैं कि जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। हमारे जो कार्बन न्यूट्रल जो टारगेट्स होने चाहिए वो थोड़ा कैसे होने चाहिए, हमें आप कह दीजिए रियायत दीजिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, पहले आप कीजिए तब हम करेंगे, इस तरीके की बात करते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। लिखा हुआ था SCC पुट द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ था SCC put the effect of the climate change into the economic terms to help the policymaker and the other decision makers understand the economic impact of the decision that would increase and decrease the emission. The country level SCC for the India alone is the estimated to about the $86 per ton of the CO2. At current the emission level in India economy loss लगभग $210 billion का हमें क्या होता है, नुकसान होता है। The social cost of the carbon is the marginal cost of the impact caused by the emitting one extra tons of the greenhouse gases
at any point in times inclusive of the non-market impact on the environment and the human health. The purpose of the putting a price on the tons of the emitted CO2 is at policymaker or the other legislature in the evaluating the whether a policy designed to curb the climate change is justified. नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो ये दिसंबर 18 को दिया गया था। ये मिला है आपका किसको? श्रीनिवास कर्णम को मिला है, ठीक है ना। जबकि सेकंड नंबर पर है आपके सुब्रत कर। लिखा हुआ ऑन दिसंबर 18 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद है। प्रेजेंटेड टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। द फर्स्ट प्राइज वाज वॉन बाय द श्रीनिवास कर्णम। ये नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। ही वॉन द अवार्ड फॉर द डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर द डीप सी कम्युनिकेशन। द सर्विस इनेबल द फिशरमैन टू हैव द वन ऑन वन वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, ग्रुप कॉल्स कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, लोकेशन सर्विसेज करते हैं एंड इमरजेंसी सर्विसेज उस समय मौजूद होंगी। ये तब बेहतर है जब जीएसएम नेटवर्क आपके काम ना करे। सुब्रत कर जो है वो न्यू दिल्ली से, वो सिलेक्टेड फॉर द सेकंड प्राइज फॉर हिज इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑन द डेवलपमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द लार्ज स्केल सेंसर नेटवर्क एंड डिवाइसेस टू अवॉइड अ ट्रेन एनिमल कोलाइजन। ठीक है, ये सेंसर बनाया उन्होंने। इनका भी इंपॉर्टेंट है भाई कि जो ट्रेन टकरा जाती है ना किन से, पशुओं से, तो उसके लिए सेंसर नेटवर्क बना रखा है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है Which committee commission recommended the making the Rajya Sabha into the truly federal upper house with the equal representation for the each state while continuing the support of the parliamentary system। तो ये आपकी सरकारी कमीशन है, इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था आपका। इसमें ये था कि जिस तरीके की पावर लोकसभा के पास है उसी तरीके की पावर राज्यसभा के पास आनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है किसका? राज्यों का। और इंटर स्टेट जो आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उससे भी रिलेटेड है सरकारी कमीशन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। वहीं अगर मैं बात करूं संथानम कमेटी की, ठीक है ना, अगर मैं संथानम कमेटी की बात करता हूं तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर संथानम कमेटी की बात की जाती है तो ये सीवीसी से रिलेटेड है आपके। ये बनी थी 1962 में। ये जब आपके कौन थे? जब आपके लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है आपका उसके फॉर्मेशन के लिए बना था ताकि करप्शन को रोका जा सके, ठीक है ना। 1964 में ये आपका बन के तैयार हो गया था। और सीवीसी से रिलेटेड एक चीज़ याद रखना, सीवीसी से रिलेटेड एक कमीशन एक्ट है हमारा 2003 का, ठीक है ना। सीवीसी से रिलेटेड, ठीक है ना, एक क्या आपका एक्ट है 2003 का। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी इसके बारे में आगे बताऊँ। जैसे इसका हेडक्वार्टर का है आपका न्यू दिल्ली में और अभी हेड कौन है अभी की? तो केवी चौधरी है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये एंटी करप्शन से रिलेटेड थी, ठीक है ना। सीवीसी का निर्माण इसलिए करना था कि करप्शन को कम से कम किया जा सके सरकारी लेवल पर। अच्छा, नेक्स्ट आता है राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी थी तो वो इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड थी आपकी, ठीक है ना। और वो बात करती 1966 में बनी थी। और ये बात करती थी आपकी किसकी? ये बात करती थी आपकी कि आर्टिकल 356 का जो गलत यूज़ होता है, जो आपका क्या है प्रेसिडेंट रूल है जो राज्यों में लगता है, उसकी बात करता था। पर इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसने? आपका स्टेट गवर्नमेंट ने। पुंछी कमीशन आपको 2007 का है। ये भी आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। और ये बात करता है आर्टिकल 355 और 356 दोनों की। चलो तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ सरकारी कमीशन रिकमेंड द मेकिंग द राज्यसभा फेडरल हाउस गिविंग द इक्वल स्टेटस एज द लोकसभा अपर हाउस विद द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपर हाउस किसको बोला? राज्यसभा बोला जाता है। फॉर ईच स्टेट वाइल द कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर आता संथानम कमेटी है। तो मैंने बताया था सीवीसी का फॉर्मेशन के लिए था संथानम कमेटी टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ द विजिलेंस। द सीवीसी वाज सेट अप बाय द government in the February 1964 on the recommendation of the Committee by the Prevention of the Corruption and headed by the Sri K. Santhanam. In 2000 the Parliament enacted the CVC Act। याद रखना CVC Act कब आया था? 2003 में आया था। स्टैटूटरी स्टेटस इसे मिला हुआ है, एक्ट के थ्रू है तो स्टैटूटरी। राजमन्नार देखा जाएगा तो इंटर स्टेट काउंसिल से फॉर्मेशन से रिलेटेड है। नो डिसीजन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस और द विच में अफेक्ट वन और मोर स्टेट शुड बी टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट द आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इंटर स्टेट काउंसिल। इट रिकमेंड द कर्व ऑफ द यूज ऑफ द आर्टिकल 350 द कॉन्स्टिट्यूशन। द कमिटी फेवर द वेस्टिंग एंड द रेसिडुअरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन एंड द टैक्सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। द सेंटर गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर इट रिकमेंडेशन। याद रखना। नेक्स्ट लिखा है सरकारी कमीशन। तो मैंने अभी बता दिया सरकारी कमीशन के बारे में। पूंछी कमीशन बता दिया 2007 का है, सबसे लेटेस्ट है आपका। और ये भी बात करता है किससे? डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट्स एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी। और अमेंडमेंट चाहता था 355 और 356 लोकलाइजिंग द इमरजेंसी
प्रोविजंस। अच्छा, इसके अलावा मैं कल कुछ बताना भूल गया, बताना तो चाह रहा था, पर एक कमेटी थी आपकी MS स्वामीनाथन कमेटी। ये कमेटी फॉर्म हुई थी 2004 को, और ये रिलेटेड थी आपके नेशनल फार्मर कमीशन से रिलेटेड। नेशनल, ये लिख लेना, फार्मर्स कमीशन से रिलेटेड। एक तारापुर एक कमेटी आती है, कौन सी? तारापुरे। ये बनी थी 1997 में, और ये था आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड। एक और है जो कई बार पेपरों में पूछे, नरसिम्हन कमेटी। तो हाल में ही जो नरसिम्हन साहब है उनकी मृत्यु हुई है अप्रैल में, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। 1991 में बनी थी, वैसे तो कई बनी है, कई बनी है, मतलब कई साल, कई अलग अलग साल में बनी, पर जो मेन होती है 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स थे उससे रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म्स थे उससे भी रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस मींस द प्राइस डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अच्छा, दूसरा लिखा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज ग्रेटर देन द ऑफ द नेसेसिटी गुड्स। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, देखो तब जाके पता करेंगे कि आंसर क्या। वैसे तो नाइदर 1 नॉट 2 लिखा हुआ है, पर देखो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस मींस व्हेन प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड और सप्लाई। तो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। इनकम इलास्टिसिटी चेंज, अब देखो यहाँ पे लिखा प्राइस डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना होके क्या करता है? डिमांड एंड सप्लाई को लेता है। लिखा हुआ इनकम इलास्टिसिटी चेंज द डिमांड फॉर द गुड with a change in the income. Income elasticity is calculated as the ratio of the percentage change in the demand for the goods to that of the percentage change in the income. इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1/4। अभी याद रखना, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो लग्जरी गुड्स के लिए होती है। यहाँ पे क्या लिखा? ग्रेटर देन 1 लिखा नेसेसिटी गुड्स के लिए। तो ये याद रखना कि जब इनकम इलास्टिसिटी आती है ग्रेटर देन 1 होती है तो वो किसके लिए होती है? आपकी लग्जरी गुड्स के लिए होती है। और जब लेस देन होती है तब वो नेसेसिटी गुड्स के लिए होती है। मतलब यहाँ पर क्या आना था? आपका लेस देन आना था। अच्छा, आगे लिखा, सम ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एज फॉलो। द डिमांड कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एन इंक्रीज इन द डिमांड इज शोन बाय द shift to the right in the demand curve. This could be caused by the factors like the rise in the incomes, rise in the price of the substitute, the decrease in the demand, so the shift in the left. अब ये एक चीज याद रखना जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डिमांड, जब डिमांड का वो दिखाता है ना, तो अगर वो किस तरफ शिफ्ट मारता है? राइट की तरफ शिफ्ट मारता है, ठीक है ना, तो इंक्रीज दिखती है डिमांड में अगर राइट की तरफ शिफ्ट मारेगा। और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट मारता है तो वो डिक्रीमेंट देखने को मिलता है किसमें? डिमांड में। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो लिखा हुआ, इट सजेस्ट दैट द इकोनॉमी somebody may be better off by making the somebody else worse off। और दूसरा, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सोशल पिरामिड। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, फर्स्ट ओनली सही होगा। तो मैं बता देता हूँ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में। इट इज एन इकोनॉमिक स्टेट्स वेयर द रिसोर्सेज कैन नॉट बी एलोकेटेड रिलोकेटेड to the make one individual better off without making at least one individual worse off। बात समझ में आई? एक को बेहतर दिखाने के लिए दूसरे को जो होता है कम से कम एक को क्या दिखाना पड़ेगा? बुरा दिखाना पड़ेगा। एक जगह प्लस करना है तो एक जगह माइनस करना पड़ेगा। implies the resources are allocated in the most economically efficient manner। The concept of the Pareto optimality avoids एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ द यूटिलिटी। तो पहला वाला आपका सही हो जाता है कि इट्स दैट द इकोनॉमिक समबडी बी बेटर ऑफ बाय मेकिंग द समवन एल्स वर्स ऑफ। तो एक को बेहतर दिखाना है तो एक को आपको क्या दिखाना पड़ेगा? वर्स दिखाना पड़ेगा, जिससे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो पहला, इट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। उनके नाम पे इस आपका ऑप्टिमैलिटी का नाम रखा गया। अगली, resources allocation is said to be the Pareto improved if there exists another allocation in which one person is better off and no person is worse off। ठीक है, और resources allocation is said to be the Pareto efficient if no Pareto improvement is possible। देख रहे हो कि ऊपर तो वो बोल रहा है इम्प्रूव्ड होती है अगर एक को बेहतर दिखाया जाए और किसी को आपका क्या नहीं दिखाया जाए? रस न दिखाया जाए। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज एलोकेशन जो होगा वो आपका एफिशिएंट होगा जब नो पेरेटो इंप्रूवमेंट पॉसिबल होगी। पेरेटो एफिशिएंसी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विद occurs at least lowest point on the short run average cost curve and the occurs in the PPF। It does not talk about the distribution of an economy from the bottom of the social pyramid। ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इन इकोनॉमिक्स एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू। तो लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड है, इनकम अर्न फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज से रिलेटेड, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, पेइंग द इंटरेस्ट टू द लोन टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन। तो आंसर बनेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक्सटर्नलिटीज occurs when producing or consuming goods cause an impact on the third parties not directly related to the transaction। अच्छा, जब क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, उसका कंजप्शन किया जाता है, तो वो इम्पैक्ट करता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी इस तरीके से समझ जाना कि तीसरे व्यक्ति को, और ये किसी भी तरीके से डायरेक्टली क्या नहीं होता, कनेक्टेड नहीं होता किसी ट्रांजेक्शन से। एक्सटर्नलिटीज कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो तरीके की हो सकती हैं, तो इसलिए आंसर बनेगा फर्स्ट। पॉजिटिव जब होता है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज तब होती है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फायदा होता है किसी कारण से, उसी दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति को क्या होता है, आपका फायदा होता है। जैसे लिखा, अ फार्मर ग्रोज एप्पल ट्रीज, तो उसके पास क्या है, सेब के पेड़ है। एंड एक्सटर्नल बेनिफिट इज दैट द प्रोवाइड द नेक्टर, नेक्टर जितना भी मतलब मान सकते हो, नेक्टर मतलब होता है कि उन्हीं पेड़ों में क्या कर दिया जाएगा, किसी चीज़ को बसाया जाएगा। जैसे फॉर अ नियर बाई बी कीपर, तो बी कीपर क्या करेगा, वहाँ पे क्या लगा देगा, यानी कि आपका मधुमक्खियों को पालन कर सकता है किन पे, उन्हीं एप्पल ट्रीज में। हु गेन्स द इंक्रीज हनी, तो उसको क्या, किसका फायदा होगा, हनी का फायदा होगा। बात समझ में आई। और बी कीपर को जो हनी का फायदा होगा, उससे एप्पल वाले को क्या फायदा होगा कि जो आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है ना, उसमें क्या कर देंगे, बी हेल्प करती हैं एप्पल ट्री को। तो दोनों को फायदा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। नेगेटिव जो होता है, मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी को फायदा ना हो। मेकिंग द फर्नीचर बाय कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट। अब देखिए जैसे क्या किया जाता है, फर्नीचर को कट डाउन किया जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो रेन फॉरेस्ट होता है उन्हें कट करना होता है, वहाँ के पेड़ों को। जैसे अमेजोन लीड टू द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज टू अदर पीपल, फर्स्टली इट हार्म द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक। इट ऑल्सो लीड द हायर ग्लोबल वार्मिंग, और अगर आप पेड़ काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन सिंक प्रोसेस में मदद करते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो पॉजिटिव होता है जब एक से दूसरे को फायदा होता है, दूसरे से पहले को फायदा होता है, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या होता है, जब फायदा नहीं होता है, ज़्यादातर क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रुपी डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब जो क्या होता है, आपका जो रुपए का जो मूल्य होगा वो गिर जाएगा। उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अवमूल्यन बोलते हैं। तो क्या होता है, अब देखो मैं बताता हूँ कि जब कभी भी रुपए गिर जाएगा ना, तो उससे होता है क्या है कि आपका जो क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट जब खरीदा जाता है, ठीक है ना, आयात किया जाता है, तो आप मुझे बताएं, अगर रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, मान लो कि एक डॉलर में आज की डेट में कितना था, 70 रुपये था, और रुपए की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट कर दी जाए, मतलब गिरा दी जाए, तो एक डॉलर में अब आपको ज़्यादा रुपए मिलेगा, मान लो कि 80 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आप जब सामान बेचोगे ना, तो मान लो कि आप सामान बेच रहे हैं, तो डॉलर में क्या हो जाएगा कि एक डॉलर के सामान में आपको 80 रुपये का सामान देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट क्या हो जाता है, घट जाते हैं आपके, इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोगों को अब एक डॉलर में ज़्यादा मिलेगा, 80 रुपये का सामान मिल जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। कई सारे जो होते हैं आपके डिवैल्यूशन की जाती है, ठीक है, जैसे चाइना माना जाता है करेंसी मैनिपुलेटर में। अभी यूएसए ने किसको रखा हुआ था, इंडिया को भी रखा हुआ था करेंसी मैनिपुलेटर में, कि भारत क्या करता है, करेंसी मैनिपुलेट करता है अपनी अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्ट। अब एक चीज बताओ कि डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्ट, डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कॉस्ट में। जब आप खरीदते हैं ना, तो आपको क्या है, एक डॉलर में अब कितना रुपए, देखो जब जब खरीदा जा रहा है, तो अब आपको 80 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो इंक्रीमेंट हो जाती है कॉस्ट में, तो महंगा पड़ता है। फॉरेन ट्रिप्स विल बी चीपर। अब फॉरेन ट्रिप्स अगर कोई व्यक्ति मारेगा, भारत का व्यक्ति कोई अमेरिका जाएगा, तो देखो पहले उसे 70 रुपये देना पड़ता, अब 80 रुपये, तो चीपर कहाँ हो गया, कॉस्टली नहीं हो गया, उतने ही मतलब उतनी रकम में उसे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो कॉस्टलियर हो जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट विल बी बिकम लेस कॉम्पिटेटिव। एक्सपोर्ट जो होता है ना वो बढ़ जाता है, मैंने बताया था ना, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, आपका मोर कॉम्पिटेटिव हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज इन द रेमिटेंसेज फ्रॉम द एब्रोड, बिल्कुल सही है। रेमिटेंसेज मतलब होता है जब बाहर से पैसा आता है, जब मान लीजिए कि भारत के लोग रह रहे हैं, तो वो जब पैसा भेजेंगे तो डॉलर में भेजेंगे, ठीक है ना, डॉलर में कन्वर्ट होता है। मान लो किसी भी देश में रहता है, पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, डॉलर से फिर कहाँ होगा, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेमिटेंसेज बढ़ नहीं जाएंगे, आपका भारत में क्या आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक डॉलर में 80 रुपये मिलेगा, इस तरीके से मान लीजिए। तो चौथा आंसर बन जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना।
टाइम कितना हो रहा है यार। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स जनरली इन्वॉक द गवर्नमेंट हेल्प कंटेन प्राइस राइज इन द सर्टेन फूड कमोडिटीज। तो लिखा इन्वोकिंग द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955-56 के आसपास आ रखा है, अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2020 में। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो होती है, ऐसे सामान होते हैं जहाँ की जिस पे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऐसे ऐसे सामानों की लिस्ट होती है, ऐसे सामानों को इसमें रखा जाता है जिनका भंडारण नहीं किया जा सकता। जैसे हाल फिलहाल में जब आपका क्या हुआ था, कोविड-19 पिछले साल आपका आया था भारत में, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के थ्रू मास्क को उसके अंदर रख दिया गया था। उसके अलावा आपका सैनिटाइजर्स को रख दिया गया था, सैनिटाइजर्स को रख दिया गया था ताकि इनकी कालाबाजारी को रोका जा सके। तो ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है तो ठीक है ना, हेल्प कंटेन द प्राइस राइज इन द सर्टेन फूड कमोडिटी। तो पहला तो सही है, इन्वोकिंग द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय लाया जाता है कि ताकि इनके रेट ना बढ़े। आपने देखा होगा कि अगर आप सैनिटाइजर लेंगे, लिया होगा अगर आपने 2019 के आसपास या 2018 के आसपास, तो उसके रेट बहुत कम थे। पर जैसे 2020 हुआ, सैनिटाइजर्स के रेट एकदम से बढ़ गए क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो सरकार क्या करती है कि इनके रेट में क्या करती है, एक पाबंदी लगा देती है कि इससे ऊपर आप जा नहीं सकते। दूसरी बात है कि क्या किया जाता है, जैसे मास्क है, तो मास्क को हो सकता है कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मान लीजिए मास्क को क्या कर दिया गया इस टाइम पे, आप जानते हैं कि अगर मार्केट में मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या कर देता है, इसकी उस समय के लिए, थोड़ा टाइम के लिए क्या कर देता है, इसकी सप्लाई को रोक देता है। सप्लाई को रोक देगा तो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो चीज़ों का महंगा होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और चीज़ें महंगी होंगी तभी जाके क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो बेचेगा भाई, जिससे उसे ज़्यादा फायदा हो। जैसे इसका एक एग्जांपल अनियन है, आपका क्या प्याज है, आपने देखा होगा प्याज कभी कभी 10 रुपये किलो भी होता है, एक टाइम पे 100 रुपये किलो भी होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, जब जमाखोरी होती है तभी जाके किसका, जो आपका क्या प्याज का रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है, अनियंस को भी किस में लाया जा सकता है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन दोज फूड क्रॉप्स। जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब एक्सपोर्ट बोल रहा है ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्राइस राइस में कोई मतलब आपको हेल्प देखने को नहीं मिलेगी, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। प्रोमोटिंग द फ्यूचर एंड द फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन दोज फूड कमोडिटी टू स्टेबलाइज द फूड प्राइसेस, ये भी गलत है। तो लिखा हुआ इन्वोकिंग द एसेंशियल कमोडिटी अगेंस्ट द हार्डिंग ट्रेडर्स एंड द स्टॉकिस्ट रिड्यूसेस द होर्डिंग एंड द इंक्रीज इन द सप्लाई इन द मार्केट दैट रिड्यूसिंग द प्राइस। तो पहले सही है। प्राइस राइज व्हेन द प्रोडक्शन फॉल्स, याद रखना है कि प्राइस राइज तब होता है जब आपका प्रोडक्शन क्या होता है, फॉल होता है ना। जब प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ डिमांड हो जाए, मतलब आपका क्या शॉर्ट ऑफ डिमांड पर डिमांड बढ़ जाती है। याद रखना कि डिमांड बहुत बढ़ गई, जैसे मास्क के लिए डिमांड बढ़ गई पर आपने प्रोडक्शन क्या कर दिया, उस तरीके से नहीं बढ़ाया, तो मास्क का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। आज आप देख रहे होंगे मास्क का रेट भी लगभग 20 से 25 रुपये, जो पहले 10 रुपये था, 15 रुपये था, 20, 25, 30 रुपये के आसपास आता है। तो सेकंड गलत हो जाता है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन टाइम्स ऑफ द प्राइस राइज फर्दर डिस्टेबलाइज द फूड प्राइसेस बाय द स्पेकुलेशन। द गवर्नमेंट रिसेंटली सस्पेंडेड सच ट्रेडिंग इन व्यू ऑफ द राइजिंग पल्सेस प्राइसेस, ठीक है ना। दालों के राइज, जो दालों का जो क्या था आपका प्राइस था, उसके लिए भी ये ट्रेडिंग की गई। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, दालों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत है, और सबसे ज़्यादा दाल खरीदने वाला देश भी भारत ही है। मतलब दाल कम पड़ जाती है हमें, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, तो कमोडिटीज़ मार्केट ये आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैश रिजर्व रेशियो इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट रिक्वायर द बैंक टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड कैश और द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद इटसेल्फ। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ सीआरआर के बारे में, ठीक है ना। चलो बताता हूँ पहले। अच्छा, दूसरा पढ़ लेता हूँ, तो ये गलत है, पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। व्हेन द आरबीआई लोअर द सीआरआर इट इज सेट टू द फॉलो ऑन द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये बिल्कुल आता है, ठीक है ना। तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। अब जैसे मैं पहले ये बता देता हूँ आपको, जैसे जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो फॉर्म हुई थी आपकी 2016 में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 3 लोग होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और 3 लोग होते हैं आपके कहाँ से, आरबीआई की तरफ से। तो शशांक भिड़े हो गए, आसिमा गोयल हो गई, जयंत आर वर्मा हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और मृदुल के सागर हो गए, माइकल देवव्रत पात्रा, ये तो आपके डेप्यूटी गवर्नर है। शक्तिकांत दास आपके कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई है। तो 3 होते कहाँ से आपके 3 होते हैं आपके आरबीआई से, ठीक है ना। तो वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज, तो जो रेपो रेट था उसे 4% पे ही रखा गया। तो वोट जब किया गया तो सभी ने क्या किया, एक साथ सहमति जताई है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट किसने दी है, शशांक भिड़े ने दी है। तो मैं दिखा देता हूँ अभी जो आपकी हाल में चल रही है, तो पॉलिसी रेपो रेट आपका चल रहा है 4% पे। पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है, जैसे मान लो आरबीआई है, तो आरबीआई जब क्या करती है, बैंकों को लोन देती है ना, बैंकों को लोन देती है। तो मान लीजिए कि आरबीआई से एक बैंक ने लोन लिया,
वो लिया 100 रुपये, तो वापस भी तो करना होता है, तो वापस कितना करेगा, 4% के हिसाब से करेगा, तो 104 रुपये वापस करना पड़ता है। ये होता है आपका रेपो रेट, जब आरबीआई की देती है आपका पैसा देती है किसको, बैंक को, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये आपका कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी क्या करना होता है, जल्द से जल्द बैंक को आरबीआई को पैसा लौटाना होता है। रिवर्स रेपो रेट तब होता है जब आरबीआई पैसा लेती है किससे, आपका बैंक से, मतलब आरबीआई को जरूरत है पैसे की तो बैंक से ले लेगी। तो ये रखा गया 3.35, मतलब मान लो कि अगर 100 रुपये लिए, पर वापस कितना देगी, वापस देगी 103.35 रुपये, ये थोड़ा दिमाग में रखना। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये 4.25 होता है। ये ओवरनाइट लोन ओवरनाइट पैसा ले सकता है बैंक आरबीआई से, ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब बिल्कुल इंस्टेंट लोन होता है, तो ये ले सकता है, कितने पे ले सकता है, 4.25, ठीक है ना। बैंक रेट होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है, और ये आरबीआई देती है किसको, आपका बैंक को। तो ये भी रेट कितना अभी आपका 4.25 है। अच्छा देखो, सीआरआर आता है, तो सीआरआर भी आपका कितना है, 3% पे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सीआरआर जो होता है वो बैंक को अपने पास रखना होता है, बैंक को किसके पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है। मान लो कि बैंक के पास टोटल पूंजी कितनी है, 100 रुपये की है, तो उसको अपने पास 3 रुपये बिल्कुल सेफ रखने पड़ेंगे, इसको वो छेड़ नहीं सकता। मतलब होती है किसकी पूंजी, आरबीआई की, इस पर अधिकार किसका होता है, आरबीआई का, पर रखता बैंक किसके पास है, अपने पास रखता है। बात समझ में आ गई, किस फॉर्म में रखता है, कैश फॉर्म में रखता है, तभी तो उसका नाम कैश रिजर्व रेशियो है। तो ये समझ में आ गया। तो अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सीआरआर इज रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट रिक्वायर द बैंक टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ द गोल्ड, कैश और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं ओनली क्या होता है आपका, कैश फॉर्म में ही होता है, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में नहीं होता, तो आंसर इसलिए गलत था ये। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका एसएलआर लिखा, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होता है आपका 18%, ये भी बैंक अपने पास रखता है, ये बैंक अपने पास रखता है। मतलब अगर 100 रुपये टोटल उसके पास पूंजी, तो 18 रुपये उसे अपने पास रखना पड़ेगा, इस पर भी नहीं छेड़खानी कर सकता हो। पर हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि वो कैश फॉर्म में भी रख सकता है, या फिर वो गोल्ड फॉर्म में भी रख सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब होता है, जैसा आपने देखा नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको एक क्या देती है जो आप एफडी कराते हैं, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट कराते तो आपको एक प्रमाण पत्र देती है कि भाई ये 10,000 रुपये का है, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मैंने बता दिया, 4 और 3.3, तो 3.5 है, तो ये याद कर लेना। गला खराब हो रखा है, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेकल स्लज एंड द सेप्टेज मैनेजमेंट FSSM, इट इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। तो नहीं, ये नहीं करता है, ये नीति आयोग करती है इसे रिलीज, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ, द रिपोर्ट मेंशन अबाउट द 60% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड रिलाई ऑन द वन साइड सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है ना। मतलब जो आपका क्या होता है, जितना भी बोल सकते हैं वेस्टेज होता है, उसे क्या करते हैं, उसे रिसाइकल करने का काम होता है वन साइड, तो ये सही है। और द बुक प्रेजेंट द 27 केसेस, जो बुक रिलीज करी है नीति आयोग ने, 27 केसेस स्टडीज अक्रॉस 10 स्टेट एंड द वेरियस सर्विसेज एंड द बिजनेस मॉडल्स अडॉप्टेड बाय द इंडियन सिटीज वाइल द इम्प्लीमेंटिंग द FSSM इनिशिएटिव। तो बिल्कुल सही है, सेकंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ, नीति आयोग रिलीज द बुक, तो किसने किया, नीति आयोग ने, बुक रिलीज ऑन द फेकल स्लज एंड द सेप्टेज मैनेजमेंट इन द अर्बन एरियाज। तो पहला इसलिए गलत हो जाता है, इसलिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने उसे रिलीज नहीं किया, नीति आयोग ने किया है। Jointly developed with the National Fecal Sludge and the Septage Management (NFSSM) aligns the book present the 27 cases studies across the 10 states and the various services and the business model adopted by the Indian cities while the implementing the FSSM इनिशिएटिव। तो तीसरा भी आपका सही हो जाता है, तीसरा वाला कि 27 केसेस हुए हैं, 10 स्टेट में देखे गए हैं। द रिपोर्ट मेंशन दैट द अबाउट द 60% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड रिलाई ऑन द वन साइड सैनिटेशन सिस्टम विच रिक्वायर द डेडिकेटेड प्लानिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट कलेक्शन इन दिस सिस्टम कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। तो दूसरा वाला भी सही हो जाता है आपका, 60% जो बोल रहा था। अकॉर्डिंगली द FSSM प्लानिंग प्रायोरिटाइज मतलब होता है कि प्राथमिकता पे किसको रखा, ह्यूमन एक्सक्रेटा मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट स्ट्रीम विद द हाई पोटेंशियल फॉर द स्प्रेडिंग डिसीजेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल, मैरिज एंड द डाइवोर्स, बैंकरप्टी एंड द इंसॉल्वेंसी, और चौथा लिखा है एक्सर्टेशन। एक्सर्टेशन मतलब होता है आपका हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण जैसे आपने देखा नहीं हो, विजय माल्या हो गया, ठीक है ना, विजय माल्या हो गया या नीरव मोदी हो गए, तो ये कहाँ भाग गए, ये ब्रिटेन भाग चुके हैं।
तो भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रही है किससे? यूके से। मतलब यूके क्या करेगा, अगर भारत का कोई भी अगर बोल सकते हैं अपराधी है या उस पर केस चल रहा है तो यूके क्या कर सकता है, उसे प्रत्यर्पित कर सकता है किसको? भारत को। तो ये मुद्दा किस में नहीं आता? कॉन्करेंट में नहीं आता, स्टेट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। ये मुद्दा आता है आपका यूनियन लिस्ट में। ये किस में आता है? आपका यूनियन लिस्ट में। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो बात करते हैं एक्सट्रेडिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एंड द एनिमल मैरिज एंड द डाइवोर्स, बैंकरप्टी एंड द इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट में आता है। जैसे जानवरों के खिलाफ कोई अगर बोल सकते हैं कि कोई क्रुएल्टी कर रहा है तो ये कॉन्करेंट में आता है। स्टेट सेंटर दोनों इसमें ले सकती हैं। मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गई, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट और यूनियन दोनों इस पर कानून बना सकती है। बैंकरप्टी एंड इंसॉल्वेंसी दोनों इस किस में आते हैं? स्टेट और सेंटर दोनों में आते हैं। इसके लिए तो आपका एक बोर्ड भी है, इब्बी, इंडियन, सॉरी क्या था यार, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट। अच्छा अभी कितने 52 है, पहले 47 थे, अब कितने हो गए? 52 हो गए। अच्छा आर्टिकल 246 डील करता है किससे? ये याद रखना, आर्टिकल 246 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ द पावर। जो 7 शेड्यूल में आपका क्या लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची में, तो उसमें 3 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और रेसिडुअरी पावर किसके अंदर आती है? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो 100 अभी सब्जेक्ट पे पावर बना सकती है, पहले 97 थे। तो जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया आ गया, आपकी जो मिलिट्री होती है वो यूनियन में आती है। डिलिमिटेशन ऑफ द कैंटोनमेंट एरियाज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया। एटॉमिक एनर्जी एंड द मिनरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन आ गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आ गया। फॉरेन अफेयर्स आ गया। सिटीजनशिप आ गई। प्रिविलेज और द प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स आ गया। तो ये सारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो 61 है, पहले 66 थे। तो इसमें पुलिस आ जाती है, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड द सैनिटेशन आ जाता है, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज आ जाती हैं, प्रिविलेज अदर देन द प्रिविलेज टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया। इनको छोड़कर अगर वो राज्यों के अंदर है तो वो उसके अंतर्गत आती है, और अगर क्या बोलते हैं अगर आपका कैसा है आउटसाइड इंडिया है तो वो यूनियन के अंतर्गत आती है। कन्फ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं, इफ अ नेशन ए हैज अ हायर गिनी कोएफिशिएंट देन द नेशन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड करेक्टली फ्रॉम दिस। तो नेशन ए इज इकोनॉमिकली वेल्थियर देन, ये गिनी कोएफिशिएंट ये नहीं बताता कि वेल्थियर होगा कि नहीं होगा, ना ही ये बताता कि सोशल इंडिकेटर कैसा होगा, ना ही ये बताता कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसा होगा। तो आंसर बन जाएगा नॉन ऑफ दीज। अभी बता देता हूँ मैं। तो इट इज द इंटेंडेड गिनी कोएफिशिएंट बताऊंगा अभी किससे रिलेटेड है। लिखा हुआ इट इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशन रेजिडेंट एंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज द मेजर ऑफ द इनइक्वालिटी। ये दिखाता है इनइक्वालिटी को। अब देखो लिखा हुआ अ नेशन विद द गिनी कॉफी स्कोर, अगर ये चलता है आपका 0 से लेके 1 तक, याद रखना 0 के जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे वो परफेक्ट इनकम इक्वालिटी होती है। मतलब वो देश क्या है, जैसे अगर मान लो कि परफेक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो प्रत्येक इंसान है वो क्या है, वहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। मतलब मान लो कि अगर वहाँ पे 10 लोग रहते हैं और 1,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड तो प्रत्येक को 100 रुपये मिलते हैं, ये होता है इसका मतलब। इसे बोलते हैं परफेक्टली इक्वल इनकम। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। एक की तरफ जब जाता है ना, एक अगर मान लो तो एक का मतलब ये होता है कि जो जैसे 10 लोग हैं ना, 10 लोग और 1,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं तो 1,000 रुपये एक ही जेब में जाएंगे, एक के ही जेब में जाएंगे, बाकी 9 को मिलेगा ठेंगा, जीरो। ये होता है। होपफुली कि आपके बात समझ में आ गई कि जीरो की तरफ जब आता है तो जीरो जब हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सबको क्या मिल रही है, बराबर बराबर समान आपको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। जब एक की तरफ जाते हैं और एक हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति को सारा पैसा मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है अ नेशन विद द गिनी स्कोर ऑफ द 0 हैज अ परफेक्ट इनकम इक्वालिटी एंड द स्कोर ऑफ द 100 हैज अ परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इज ओन्ड बाय द, अभी 100 इसलिए लिख रहा है क्योंकि परसेंटेज में, ठीक है ना, वैसे 0 से 1 याद रखना। इफ द गिनी कोएफिशिएंट ऑफ द नेशन ए इज हायर देन नेशन बी, अगर देखो इसका गिनी कोएफिशिएंट ए का क्या है, हायर है, देर इज नो गारंटी दैट द नेशन ए विल बी द वेल्थियर और द पुअर देन द नेशन बी। इसके बारे में बताता कि वो कैसा होगा आपका, कि वो आपका एक कैसा अमीर देश है या क्या गरीब देश है। अब मैं बताता हूँ अमीर, अब ये कैसे पता लगता है तो मैं बता देता हूँ। देखो पर कैपिटा की यहाँ पे बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। देश का जो वेल्थ होता है ना वो जीडीपी से निकलता है। किससे निकलता है? जीडीपी से निकलता है। जैसा अगर दुनिया में बोला जाएगा तो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे देखा जाए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो सबसे बड़ा क्या है बोल सकते हैं, जैसे यूएसए आपका, तो यूएसए पहले नंबर पे आता है आपका जीडीपी के मामले में, चाइना दूसरे नंबर पे आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सबसे अमीर देश है ये। अमीर जो पन होता है वो होता है पर कैपिटा से, कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है। इस मामले में जितना छोटा देश होगा, जैसे आपका देश है, जैसे आपका क्या था यार देश का नाम, दोहा हो गया। दोहा किसकी कैपिटल है? दोहा, क्या नाम था यार,
दोहा, ये गल्फ नेशन है। अब देखो एकदम से निकल गया, क्या था यार नाम, ओमान, मस्कट। ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा आएगा आपका, दोहा कैपिटल है। यहाँ पे तो क्या होना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना है आपका, ठीक है ना। हाँ, पर जैसे गल्फ नेशन है आपके, तो वो थोड़ा दिमाग में रखना कि कुछ ऐसे गल्फ नेशन है जो बहुत छोटे हैं, जैसे कुवैत सिटी हो गया आपका, कुवैत सिटी हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी क्या है आपका, पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है। क्या दोहा किसकी कैपिटल है, कैसे भूल गया। चलो मैं कमेंट बॉक्स पे लिख दूंगा, आप खुद ही देख लेना यार दोहा किसकी कैपिटल है। चलो अगर ध्यान में आएगा तो मैं खुद बता दूंगा, नहीं तो याद कर लेना दोहा किसकी कैपिटल है, ठीक है ना। गल्फ कंट्रीज वहाँ पे देख लेना। ओमान, एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ। हाँ, कतर, 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 कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है ना। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चलो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे ये आपका, तो आपने लॉरेंज कर्व पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि ये पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है उनको दिखाता है, उनके बीच का रिलेशन दिखाता है। और ये लाइन ऑफ इक्वलिटी तब होती है जब आपका एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का बनता है, तब इक्वलिटी आपका क्या लाइन ऑफ इक्वलिटी में आ जाता है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, अगर जैसे कर्व यहाँ पर है तो ये वाली चीज़ है, ये गिनी से दिखाई जाती है, गिनी कोएफिशिएंट से दिखाई जाती है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट तो 100% ये 100% ये, तो ये आपका कौन सा कम्युटेटिव शेयर ऑफ द इनकम अर्न, और ये आपका क्या पीपल ऑफ द लोअर इनकम। अब ये लॉरेंस कर्व है और ये आपका परफेक्ट इक्वालिटी है, ये 45 डिग्री पे होती है, बीच में जो ये गैप बना इस ये गिनी इंडेक्स दिखाता है। तो देखो लिखा हुआ है कि द गिनी कोएफिशिएंट इज मेजर ऑफ द इनइक्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ द इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोरेडो गिनी एंड पब्लिश इन 1912। तो याद रखना किसके नाम पे, कोरेडो गिनी के नाम पे 1912 में उन्होंने ये दिया था। किससे संबंधित, लॉरेंस कर्व से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड आपका, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इट इज यूजली यूज टू मेजर द इनकम इनइक्वालिटी बट कैन बी यूज टू मेजर द एनी फॉर्म ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। द गिनी कोएफिशिएंट इज द नंबर बिटवीन द 0 to 1, याद रखना। where 0 corresponding with the perfect equality where is the everyone has the same income, देख लिया। और 1 corresponds to with the perfect inequality where one person has the all the income, समझ में आ गया, एक ही के पास सारी इनकम है, एंड everyone else has the zero income. The Gini index is the Gini coefficient expressed in the percentage from and is the equal to the Gini coefficient multiplied by the 100। तो इसलिए 0 से कितना बोल रहा था, 100 बोल रहा था। आगे लिखा, while the Gini coefficient is the mostly used to measure the income inequality, it can also be used to measure the wealth inequality. It is an interesting fact that while the most developed European nation tend to have the income inequality value of the 0.24 to 0.36 तक जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स का कितना आपका 0.4। अब जबकि जीडीपी के मामले में क्या आपका ऊपर है, पर यहाँ से इन देशों से यूरोपियन कंट्री से क्या नीचे है। यहाँ तक कि जैसे आपको छोटे छोटे कंट्री, जैसे मैंने बताया कतर हो गया, कुवैत हो गया, सिंगापुर सिटी हो गई, तो इससे कमी है उनकी क्या पर कैपिटा इनकम, showing the United States has a greater inequality and that is that this is not just a recent development. Calculation देखें तो Gini coefficient is calculated as the ratio of the areas of the Lorentz curve diagram. If the area between the line of the perfect equality and the Lorentz curve is A, अगर वो बीच में जो लाइन है ना आपकी, अगर उसे A से दिखाएं और फिर बोल रहा है कि लॉरेंस कर्व, ठीक है ना, ए एंड द एरिया अंडरनीथ द लॉरेंस कर्व, और लॉरेंस कर्व के नीचे की जो लाइन है उसे A+B से दिखाएं, मतलब इसकी बात कर रहा हो, लॉरेंस कर्व से नीचे वाला जो एरिया है इसकी बात कर रहा है, A+B से इसे दिखाएं और इसे A से दिखाएं, ठीक है ना, इस लाइन तक। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये A+B हो जाएगा, A को और A+B से, तो हमेशा देखना ये कितना आएगा आपका। अच्छा, ये बराबर कब होगा, जब 45 डिग्री पे आ जाएगी, जब ये लाइन कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, तो A इधर हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा है ना, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा और ये A इधर आ जाएगा, B पूरा इधर आ जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, वो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, द रेशियो इज एक्सप्रेस इन द परसेंटेज एज द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ द परसेंटेज विच इज ऑलवेज नंबर बिटवीन द 0 to 1। एडवांटेज देखें तो द गिनी कोएफिशिएंट मेन एडवांटेज दैट इज मेजर इन द मेजर ऑफ द इनइक्वालिटी, नॉट अ मेजर ऑफ द एवरेज इनकम। ये देखो मैंने बता देना, एवरेज इनकम को नहीं पता, सम अदर वेरिएबल विच इज द अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। गिनी कोएफिशिएंट Gini coefficient can be used to compare the income distribution across the different population sector as well as the countries. For example, the Gini coefficient for the urban areas differs from that of the rural areas. के लिए ये अलग अलग होता है अलग अलग countries के लिए। The Gini coefficient is sufficiently simple that is can be compared across the countries and be easily interpreted the GDP statistics
are often criticized as they do not represent the changes of the whole population. The Gini coefficient demonstrate how income has changed from the poor to poor and rich. If the Gini coefficient is rising as well as GDP, poverty may not be improving. याद रखना कि अगर GDP के साथ साथ Gini coefficient भी इंक्रीज हो रहा है तो poverty इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना, for the vast majority of the population. तो लिखा poverty may not be improving. चलो नेक्स्ट चलते हैं. तो ये चीज़ें पढ़ लेना आप लोग, ये डिसएडवांटेजेस हैं किसके गिनी कोएफिशिएंट की, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. अभी मैंने बताया था संथानम कमेटी से रिलेटेड है, संथानम कमेटी 1962 की. तो कौन सा सही नहीं है. तो लिखा सीवीसी कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एट द सेंट्रल स्टेट लेवल. नहीं, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसका नाम ही सेंट्रल है, तो ये केवल सेंट्रल के लिए आता है, स्टेट के लिए नहीं आता. स्टेट के लिए अलग होता है, स्टेट विजिलेंस कमीशन होता है. तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना. तो नॉट ट्रू ना, ठीक है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अगेंस्ट द हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिल्कुल कर सकता है. ऑल ऑफिसर्स अबव द ग्रुप ए अबव द जॉइंट सेक्रेटरी कम्स अंडर इट जुरिडिक्शन, बिल्कुल सही है. सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी कम्स अंडर इट जुरिडिक्शन, सब आते हैं सब. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. बता दिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 एक्ट के थ्रू है. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. केवी चौधरी इसके कौन है, हेड है. नेक्स्ट चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टैरिफ्स एंड द कोटास. अब टैरिफ जो होता है, टैरिफ लगाया जाता है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किस पे, इंपोर्ट्स पे. जैसे मान लो कि भारत चाइना से कोई सामान आ रहा है, कहाँ, भारत में, इंडिया में. और अब क्या होगा, मान लो कि चाइना से कोई सामान आ रहा है, वो आ रहा है आपका, जैसे मान लो कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो चाइना में तो सस्ती है, चाइना में बनाना आसान होता है पर इंडिया में काफ़ी कठिन होता है. तो मान लो चाइना जैसे स्टील ही मान लो, स्टील को भेज रहा है भारत में, और वो दे रहा है आपका 10 रुपये किलो के हिसाब से भारत में. और भारत में जो स्टील का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है आपका कितने पे, 20 रुपये केजी के हिसाब से. अब आप मुझे बताइए कि सेम स्टील है, क्वालिटी वाइज क्या सेम है, और चाइना का माल अगर इंडिया में आ जाए तो व्यक्ति ये थोड़ी देखेगा मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया. वो ये देखेगा ना यार कि सेम क्वालिटी का अगर आपको 10 रुपये का मिल रहा है, दूसरा 20 रुपये का मिल रहा है, तो आप 10 रुपये वाला खरीदना पसंद करेंगे. सेम क्वालिटी का अगर कम रुपये देना पसंद करेंगे. तो होता क्या है कि इससे इंडिया की मार्केट क्या हो सकती है, ठीक है ना, इंडिया की मार्केट खराब हो सकती है. इसीलिए किसी देश में ये होती है, पावर होती है कि वो लोग क्या लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है. टैरिफ लगा के मैं क्या कर दूंगा, टैरिफ में लगा दूंगा इस पर 100%. मैं कितना लगा दूंगा, 100%. 100% टैरिफ लगा दूंगा तो 10 रुपये की जगह कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा. अब ये भी 20 रुपये और ये भी 20 रुपये. अब जो ग्राहक होगा वो ये देखेगा, हाँ जी कहाँ का बना हुआ है, सेम क्वालिटी है, हाँ चाइना का, इंडिया का, तो वो देखेगा यार पेट्रोटिज्म है, तो वो क्या कर देगा, इंडिया का लेना पसंद करेगा. ये भारत को अगर और अच्छी रखनी है अपनी मार्केट को, तो हो सकता है वो 150% आपका लगा दे, जिससे 10 रुपये की चीज़ 25 रुपये की हो जाए, तो हमारी मार्केट बची रहेगी. ये होता है टैरिफ, ठीक है ना. तो वाइल टैरिफ डायरेक्टली इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स. कोटाज एम टू कर्व द वॉल्यूम ऑफ द इंपोर्ट, बिल्कुल सही. कोटाज ये होता है, कोटाज ये होता है आपका, ये थोड़ा दिमाग में रखना. कोटाज का मतलब होता है कि हमने लिमिट सेट कर देनी की. वहाँ से मान लो कि 100 kg आता है, ठीक है ना, तो हमने लिमिट सेट कर दी कि 100 kg से ऊपर हमें सामान नहीं चाहिए. आप 100 ही kg भेजोगे, 200 kg नहीं चाहिए, ठीक है ना. तो लिमिट करना, तो ये कर्व ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इंपोर्ट, बिल्कुल सही है. बोथ टैरिफ द कोटा द इंपोर्ट्स एंड द प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फिल्म, बिल्कुल फर्म कि ये जो कौन होती है, घरेलू मार्केट होती है, उसको क्या करता है, बचाता है, और रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, इंपोर्ट को, आयात को. तो दोनों सही हैं आपके, ठीक है ना. यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया था. हालांकि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोटा को हटाने की बात करता है कि यार ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, कम से कम वॉल्यूम के उसमें मत लगाओ, पर टैरिफ्स को बोलता है कि हाँ आप लगा सकते हैं पर एक लिमिट में. ये थोड़ा दिमाग में रखना. नेक्स्ट लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजल इन्वेस्टर. एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो बचाने का काम करते हैं किसी भी फाइनेंशियल या स्टार्टअप को, ठीक है ना. तो दे आर द इन्वेस्टर हु प्रोवाइड द फाइनेंशियल बैकिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सही है. व्यापारियों को, या फिर जो कौन होते हैं नया नया बिजनेस खोलते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स बचाने का काम करते हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट इज अ फॉर्म ऑफ द इक्विटी फाइनेंसिंग विच अमंग द अबव. अच्छा, इक्विटी फाइनेंसिंग तो बिल्कुल सही है. तो आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. तो देखो पढ़ लेते हैं. एन एंजल इन्वेस्टर इज द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हु प्रोवाइड द फाइनेंशियल बैकिंग फॉर द स्मॉल स्टार्टअप और द एंटरप्रेन्योर्स. तो पहला सही होता है. दे आर यूजुअली इंडिविजुअल हु आर लुकिंग फॉर द हायर रेट ऑफ द रिटर्न्स देन वुड बी गिवन बाय मोर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. द फंड दैट एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मे बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एक बार की, टू हेल्प द बिजनेस गेट ऑफ द ग्राउंड, और एन ऑनगोइंग इंजेक्शन टू सपोर्ट और कैरी द कंपनी थ्रू आउट द डिफिकल्ट अर्ली स्टेजेस. जैसे एंजल मैं बोल सकता हूँ एंजल इन्वेस्टर्स का काम कौन कर सकती है, बैंकिंग कर सकती है कोई, यानी इंडिविजुअल कर सकता है, कोई दूसरी फर्म भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है जो पैसा लगा ले किसी फर्म को बचाने के लिए, उस पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर 2 टाइम कर दे, 3 टाइम कर दे,
पर इन्वेस्टमेंट कर दे। तो एंजल इन्वेस्टमेंट इज अ फॉर्म ऑफ द इक्विटी फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला कैसा ही होता है, यही बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, बचाने का काम करता है जो किसको, फर्म को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द साइलेंट फीचर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि आया था, एक्ट आया था 2005 का, पार्लियामेंट ने पास किया था मई 2005 में, और रिसीव्ड हो गया था प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए 23 ऑफ जून 2005 को। इसके साइलेंट फीचर क्या देखो लिखा, अब देखो यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, पार्शियल फ्रीडम ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो पार्शियल नहीं होता, फुली होता है, फुली फ्रीडम होती है, पार्शियल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल आधा उधा नहीं होता। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट, बिल्कुल सही है, तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है, तो सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। लिखा होता है साइलेंट फीचर ऑफ द SEZ, जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है स्कीम, a designated duty free enclave to be treated as a territory outside the custom territory of the India for the purpose of the authorized operation in the SEZ. No license required for the import. तो दूसरा वाला सही हो गया। फिर लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्विसेज एक्टिविटीज अलाउड द यूनिट सेल अचीव द पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज टू बी द कैलकुलेटेड कम्युलेटिव पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, फ्रॉम द रिकमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। डोमेस्टिक सेल सब्जेक्ट टू फुल कस्टम ड्यूटी एंड द इम्पोर्ट पॉलिसी इन द फोर्स। SEZ यूनिट हैव फ्रीडम फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टिंग, फुल्ली होती है, इसलिए वो पार्सल वाला गलत हो गया, ठीक है ना, याद रखना पार्सल ही नहीं होता। अच्छा, नो रूटीन एग्जामिनेशन फॉर द बाय द कस्टम ऑथोरिटीज बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो। SEZ डेवलपर्स को डेवलपर्स एंड द यूनिट एंजॉय द डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बेनिफिट्स एज द प्रिस्क्राइब्ड इन द SEZ एक्ट 2005, ठीक है, इनको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना, इस एक्ट के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द SEZ एक्ट आर to create the additional economic activities, to boost the export of the goods and the services, to generate the employment, to boost the domestic and the foreign investment, to develop the infrastructure facilities। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फर्म इज ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट, चेंज इन द इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल। तो तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। इन्वेंट्री होती है क्या, मैं बता देता हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और द सेमी फिनिश्ड गुड्स। अगर ऐसा स्टॉक है जो अनसोल्ड है, ठीक है ना, ऐसा जैसे मान लो कि वो स्टॉक रखा हुआ है पर वो बिका नहीं है, या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, मतलब वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है और रॉ मटेरियल है, या फिर वो बिल्कुल कच्चा माल है, दैट अ फर्म कैरीज। अगर कोई भी फर्म उसे 1 साल से ज़्यादा कैरी करती है, इस फ्रॉम 1 year टू द नेक्स्ट ईयर कॉल द इन्वेंट्री। तो समझ में आ गया, अगर जैसे मान लो कि पेन का प्रोडक्शन है, पेन नहीं बिके, पेन यानी कि कुछ ऐसे पेन है जो आपके पूरी तरीके से बने हुए हैं, या फिर ऐसा है कि उनमें ढक्कन नहीं है, जिन्हें बोलते हैं सेमी फिनिश्ड हो गया, या फिर क्या है बिल्कुल वो बनने की प्रोसेस में, अगर वो स्टॉक में रह जाते हैं, मतलब उस पर काम नहीं होता और वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसे बोलते हैं आपका क्या, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, कैपिटल ही तो होती है यार, इसमें पैसा लगा हुआ भाई, ऐसा तो नहीं कि पेन फ्री में बन गए होंगे। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल ऑफ फर्म इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपका सेकंड वाला चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ द फर्म इज ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर फॉर चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ द फर्म इज ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल लगती है। देयर कैन बी 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लिखा हुआ है फर्स्ट इज द राइज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज, अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए ऑफ द फर्म ओवर अ ईयर विच इज ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द फर्म्स। उसके अगर बोल सकते हैं कि उसका बोल सकते हैं कि प्राइस में आपका क्या हो जाए, या वैल्यू में क्या हो जाए, इंक्रीज देखने को मिल जाए। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज द फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है विच इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द मशीनरी फैक्टर बिल्डिंग्स एंड द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड by the firms. The last category of the investment is the residential investment which refer to the addition of the house facilities. Change in the inventory may be planned or unplanned, दोनों तरीके की हो सकती है। In case of the unexpected fall in the sales, the firm will have the unsold stock of the goods that is had not anticipated. अगर बिल्कुल देखो पेन के रेट में, पेन आपका 10 रुपये का था पर मार्केट में एकदम से 5 रुपये का हो जाएगा, तो हो सकता है वो स्टॉक कर ले, वो बेचे ना उस टाइम पे, और वेट करे किसका, जब तक वो 10 रुपये का ना हो जाए। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। एंड देयर विल बी द अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज इट इन द अपोजिट केस वेयर देयर इज द अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स, देयर विल बी द अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द वाउचिंग ऑफ द सेल्स। तो 2 चीजें होती है, एक होता है डिस्पैच ऑफ द गुड्स और दूसरा होता है सेल्स बुक्स। तो आंसर बन जाएगा आपका कौन सा, ए एंड बी बोथ। बाकी डायरेक्ट नोट्स क्रेडिट नोट्स इसमें नहीं होते। तो वाउचिंग क्या होता है, रेफर टू द रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टू सी द प्रॉपरली सपोर्ट इंटायर्स मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। वाइल वाउचिंग एंड द ऑथर इज लुकिंग फॉर एनी एरर्स इन द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स
एज वेल एज द इंश्योरिंग दैट द ट्रांजेक्शन आर द रिकॉर्ड इन द करेक्ट अकाउंट। अब सेल्स जो सेल्स वाउचर होता है जिसकी बात ही कर रहा है is a form of the receipts or the documentation commonly given in the buyer or the supplier of the goods. It typically serves as the proof of the purchase when a providers must order or deliver the goods at a later point. अब सेल्स बुक क्या होती है भाई, तो लिखा हुआ सेल्स बुक्स रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, जब क्या सामान बेचा। इनवॉइस आर सेंट, इनवॉइस को सेंड किया। इनवॉइस जिसमें उसका पूरा बिलिंग वगैरह होती है उसे बोलते हैं इनवॉइसेस। जैसे सैलरी स्लिप होती है ना, तो वो भी इनवॉइस ही बोला जाता है, ठीक है ना। सोर्सेज डॉक्यूमेंट एंड द वाउचर फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक्स, तो सेल्स बुक क्या होती है जिसमें ट्रांजेक्शन के सारा रिकॉर्ड रखना होता है उसे बोलते हैं वाउचर, आप जानते ही हैं। डिस्पैच ऑफ द गुड्स, डिस्पैचिंग ऑफ द गुड्स रेफर टू एन एक्ट ऑफ द सेंडिंग द गुड्स टू द पर्टिकुलर प्लेस, जब सामान को भेजा जाता है किसी यानी कि पर्टिकुलर प्लेस में विच इज अंडरटेकन बाय लॉजिस्टिक यूनिट। द टर्म लीड टाइम कैन बी यूज टू रेफर टू द टाइम elapsed बिटवीन द ऑर्डर एंड डिस्पैच ऑफ गुड। तो लीड टाइम उसे बोलते हैं जब ऑर्डर को भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है, तो बीच का जो टाइम होता है उसे लीड टाइम बोला जाता है। डॉक्यूमेंट ऑफ द डिस्पैच क्लैरिफाइज दैट द गुड्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड और द डिस्पैच्ड under the condition specified. The author verify the voucher for the both the sales and books and dispatch of the goods document or to check that they supported the entire made in them in the inventory is the maintained accordingly or not, ठीक है ना। तो दोनों सही हो गए। डेबिट नोट जो अलग अलग था, डेबिट नोट क्या था, डेबिट नोट इज द डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय अ वेंडर, जो कौन करता है, वेंडर यूज करता है टू इन्फॉर्म द बायर, बायर को इन्फॉर्म करने के लिए फॉर द करंट डेट कि कितना उस पर उधार है, ठीक है ना। वेंडर कौन होता है, जो कोई भी सामान बेचने वाला है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कोई भी अगर क्या बना रहा है आपका, मान लो कि बना क्या रहा है, मतलब कोई किसान है और वो क्या बेचता है आपका, मैंगो बेचता है बायर को, तो करंट डेट जो ऑब्लिगेशन होता है उसको तैयार करता है, उसे डेबिट नोट्स बोलते हैं। इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन अपकमिंग इनवॉइस और कैन सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ फॉर द फंड्स करेंटली ड्यू। इट इज यूज इन द केस ऑफ द परचेस रिटर्न। ये किसकी जगह यूज होता है, परचेस से रिटर्न की जगह यूज होता है। Escalation, de-escalation in the price, any other expenses incurred by the vendor on behalf of the party. Credit notes होता है, तो credit notes is a document used when there has been an error in the already issued invoice. जब क्या होता है, कुछ क्या रह जाती है, error आ जाती है, such as when the custom wishes to the changes their original order to the incorrect amount. In other words, it is issued in any scenario that would require an invoice to be charged or reissued. It is used in the case of the sales return issued by the sellers to buyer informing that his account is credited. तो ये था आपका आज का टॉपिक, होप कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा टफ होती है इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा टफ पड़ती है क्योंकि उसमें जो टर्म्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज़्यादा लोग पढ़ते ही नहीं है। मैं सही बताऊँ, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जोग्राफी पढ़ लेते हैं, आपका पॉलिटिक्स पॉलिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैथ पढ़ लेते हैं, सब चीज़ पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स को छोड़ना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग, पर इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर समझते हैं तो इसके टर्म ऐसे होते हैं जो आपको रटने नहीं होते। इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं आपको रटने नहीं होता है, वो समझने होता है। अगर आप समझ गए तो बेहतर हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स। तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और बेहतर लगी होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब शेयर और क्या बोल सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन जो आपका क्या होता है, आपका जो नोटिफिकेशन बार है उसे भी आपके कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफाई मैं कर सकूं टाइम टू टाइम। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे शेयर कर दूंगा। फेसबुक पे लिंक शेयर हो जाएगा वीडियो का, और इंस्टाग्राम पर भी हम है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।